तो अपन क्या करेंगे, रियल गैस वाले पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करें तो अपन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस लिखते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, CO2 गैस लिख रहे थे, मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 गैस ही लिख देते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एक डायग्राम मतलब एक ग्राफ बना के दिखाया था मैंने। ब्राइटनेस जो है कुछ ज्यादा तो है ब्राइटनेस, लेकिन मैं लाइट ऑफ करूंगा तो ऐसा ना हो, इससे कम ब्राइटनेस अगर मैं करूंगा तो फिर देखते हैं, अच्छा एक लाइट ऑफ करके देखता हूँ, जाना पड़ेगा। इसमें ये तो लैपटॉप का ब्राइटनेस है, वो तो लैपटॉप को बंद कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये वाला जो है ना ब्राइटनेस इधर वाला, ये लैपटॉप का ब्राइट उधर वाला जो लैपटॉप का ब्राइटनेस है, बोले तो बंद कर देता हूँ लैपटॉप को, तो फिर ठीक हो जाएगा। पहले ही अच्छा था, अभी क्या हुआ, अभी अच्छा नहीं है। इधर वाला लैपटॉप नहीं, इधर तो ज्यादा है, इधर भी लाइटिंग ऐसे चलेगा। अच्छा, जब बोर्ड के पास जाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ता है, हाँ तो वो तो बढ़ेगा ही ना, रिफ्लेक्शन होगा ना बोर्ड और मुझ में, ठीक है ना, तो ठीक है। अभी ठीक है क्या, अभी इधर जो आ रहा है ब्राइटनेस ये तो चलेगा, अपन इधर तो पढ़ सकते हैं, या पहले वाला ठीक था। क्या करना, नाउ इट्स ओके, लो भाई ठीक है, फिर इसी को कर लेते हैं। अभी ठीक है, अभी ठीक है, तो इसी को सही पढ़ लेता है फिर अपन है। तो चलो डिस्कशन करते हैं अपन। तो अपन लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे ना वो था कि अपन ने पढ़ रहे थे कि भाई अपन ने लिक्विफिकेशन ऑफ राइट CO2 गैस, मैंने आपको एक ग्राफ बताया था और उस ग्राफ को मैंने ऐसे बनाया था, थोड़ा सा अपन ने डैश बनाया था सो दैट कि अपने ग्राफ अच्छे से बना पाए। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि भाई ये लिक्विफिकेशन पढ़ेंगे अपन, इधर ये करेंगे अपन, इधर ऐसे करेंगे अपन, ये ऐसे आएगा और ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर ऐसे आएगा, और फिर अपन ने ऐसे लिखा था, ये 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था अपन ने, और ये 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था अपन ने, और ये 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था अपन ने, और यहाँ पर अपन 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 31 से ज्यादा लिखना है, दैट्स ऑल। यहाँ पर अपन ने ए बी सी और डी कुछ एक्सप्लेन भी किया था मैंने, इसको ग्राफ अपन ऐसे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। इस ग्राफ को भी ऐसे पढ़ेंगे, दैट विल बी पी क्यू आर और एस बताया था, ये सब मुझे याद है, और इधर अपन ने पॉइंट टाइम लिखा था। दिस इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर है तो ये क्रिटिकल प्रेशर है CO2 का। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2, ये पीवी डायग्राम था, पीवी डायग्राम था, और ये क्रिटिकल प्रेशर जो होगा दैट विल बी 74.5 एटमॉस्फेयर, ये क्रिटिकल प्रेशर था उसका। तो वी कैन से दैट ये वॉल्यूम था। ये जो ए से लेके बी का ग्राफ है ना, ए बी ग्राफ, दिस इज लाइक अ ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, अपन बॉयल्स लॉ का पीवी ग्राफ ऐसे ही तो बनाते हैं, पीवी ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे बताएंगे भाई, एट टेम्परेचर 11.1 लिखते हैं अपन, एट 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रॉम A to B it represents the compression of the gas. So from A to B it represents the compression of gas, compression of, अपन इसे आइडियल गैस लिख सकते हैं, बिकॉज द ग्राफ इज लाइक आइडियल गैस, मतलब वो ग्राफ जो है वो वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ रहा है, इट इज लाइक दैट।
compression of ideal gas. At point B, the liquefaction of gas starts. Liquefaction of gas starts. So B पे liquefaction start इसलिए हुआ because वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है. वॉल्यूम को कम करोगे तो गैस के प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा बिकॉज वहां पर लिक्विफिकेशन शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको कल बताया था. सो B2C represents the liquefaction of gas. Represents the liquefaction of gas. Liquefaction of gas. At C point, liquefaction completes. मतलब the entire gas is converted into the liquid. मुझे लगता है पहले वाला जो था ना वो ज्यादा अच्छा था, है ना. तो अपन क्या करते हैं कि पहले वाले मुझे लगता है कि लाइट ठीक था, अभी वाले में मुझे ज्यादा वैसे लग रहा है, ब्राइटनेस ज्यादा लग रहा है. ये अपन इसको लैपटॉप का ब्राइटनेस कम करते हैं. अभी कैसा है? अभी मुझे लग रहा है ज्यादा ठीक है. बताओ. नहीं तो अच्छा नहीं होगा, इतना तो करना ही पड़ेगा. अभी ठीक है. बी एट बी द लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स है, वो अपन को दिख रहा है. ऑल ओके ना? चलो ठीक है, फिर अपन पढ़ सकते हैं. सो एट सी द लिक्विफिकेशन कंप्लीट्स. The liquefaction completes. Thus, after C2D represents liquid, C2D represents liquid state. Liquid state क्यों? Because मैंने प्रेशर बहुत बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, बहुत नेग्लिजिबल चेंज. Because on applying very high pressure, applying the very high pressure, अपन ने प्रेशर को बहुत ज्यादा अप्लाई किया. वेरी हाई प्रेशर, on applying the very high pressure, there is negligible change in volume. Negligible change in volume. There is negligible change in volume. एक बार लाइट ऑन करना है, रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है ना. ये वाला नहीं, उधर वाला. एक मिनट. ये वाला और ये वाला रहने दो, बाकी सब बंद कर दो. लाइटिंग का यार प्रॉब्लम है. नहीं, राइट कॉर्नर वाले सारे ऑन रहने दो, बाकी सब राइट कॉर्नर वाले नीचे वाले बाकी सब बंद कर दो. नहीं वो ऑन रहने दो, वो बंद कर दो, ऊपर वाले. हाँ बस ये ठीक है, ये बेस्ट. हाँ ये बेस्ट है. चलो देख लेते अपन हैं. सो विल राइट दैट भाई यहां से यहां ये गैसियस स्टेट है, दैट विल बी लाइक अ गैस, जो अपन कल भी लिखा था. और ये वाला पार्ट जो है ना, इसे अपन ने जो बना रखा है, ये लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम था, और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं अपन. लिक्विड एंड गैस का इक्विलिब्रियम है ये सारा पार्ट. और इधर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो अपन ने लिख रखा है इधर ये वाला पार्ट, दैट विल रिप्रेजेंट द लिक्विड. ये लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट ना. वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा. अपन एक बार देख लेते हैं, किसी ने कुछ पूछा भी है अपन से. C2D सॉलिड स्टेट, नो
हाउ कैन यू से दैट इज अ सॉलिड स्टेट? भाई गैस से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आएगा। अभी यहां पर लिक्विफिकेशन कंप्लीट हुआ, मतलब लिक्विड हुआ। अब लिक्विड को सॉलिड में थोड़ी कन्वर्ट कर सकते विदाउट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इधर तो आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हो, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ सॉलिड? इट्स रॉन्ग। Will the liquid get further converted into solid? No, without decreasing the temperature solid कभी convert नहीं, solid में convert नहीं होगा कोई भी liquid। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, देखो यहां पर जो वॉल्यूम था वो यहां पर डिक्रीज, इस वॉल्यूम पे लिक्विफिकेशन शुरू हो रहा था, और इस वॉल्यूम पे यहां पर क्या हो रहा था? लिक्विफिकेशन कंप्लीट। और ये जो वॉल्यूम था ना अपने पास, ये वाला वॉल्यूम, ये क्रिटिकल वॉल्यूम था VC। ये क्या था? क्रिटिकल वॉल्यूम VC, है ना? वो पॉइंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, लाइक दैट वी कैन राइट। ठीक है ना? चलो अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे ये पता चल गया। अब अपन कहेंगे मेरे पास, सपोज करते हैं एक सेकंड पॉइंट लिखते हैं अपन, एट 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल का रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा तो उनको लिक्विफाई करना मुश्किल होगा। सो 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे ज्यादा प्रेशर यूज करना होता है। मतलब अगर मैं 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब टेम्परेचर, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी ना, तो P1 प्रेशर पे ही मैंने उनको लिक्विफाई कर लिया। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा कंप्रेस करना होगा, सो दैट द गैस पार्टिकल्स विल गेट लिक्विफाइड। मतलब मुझे P2 पे ही लिक्विफिकेशन करना पड़ेगा। सो एट टेम्परेचर T2, at temperature we can write that 21.1 degrees centigrade, the kinetic energy of gas particles, the kinetic energy of gas particle is high. Gas particle is high, so it is difficult to liquefy, difficult to liquefy, so it is difficult to liquefy, so it is difficult to liquefy. Thus liquefaction starts at pressure P2। इसके लिए भी इस वॉल्यूम पे, क्योंकि फिर अपन को ज्यादा वॉल्यूम छोटा करना पड़ेगा ना। इधर तो इस वॉल्यूम पे लिक्विफिकेशन शुरू हो गया था, अब इस वॉल्यूम पे लिक्विफिकेशन शुरू होगा। इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई नाउ, इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। सो ठीक है, वी आर एबल टू राइट दैट इन दैट केस P2Q gaseous state, Q2R liquefaction, R2S liquid state. We get like this. It's a liquid state. Now we can say that अगर मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया at 31.1 degree centigrade, the liquid vapor equilibrium exists only at point M। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब यहां पर अपन ऐसे बोल सकते हैं, जब अपन यहां से यहां लेके जाएंगे तो यहाँ गैसियस स्टेट था, यहां पर गैसियस स्टेट ज्यादा है, लिक्विड कम है। यहां पर गैसियस स्टेट ज्यादा है, लिक्विड कम है, लेकिन यहां पर लिक्विड जाता है, गैसेस कम है, वेपर्स कम है। लेकिन इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे, वहां पर लिक्विड और गैस में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट है जहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बन रहा है, और वहीं उसी पॉइंट पे हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बन रहा है
तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब मैं बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दूंगा तो लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन अगर किसी गैस में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बनता ही नहीं है तो फिर वो लिक्विफाई नहीं हो सकता, वो गैस दे आर आइडियल गैसेस, उसमें लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता। आप कितना भी टेम्परेचर अप्लाई करो, बिकॉज वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे होता है, देन इट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। सो अगर किसी गैस में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, और वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे हो या उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हो, तभी हम उसे लिक्विफाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एट पॉइंट है, सो गैस कैन बी लिक्विफाइड only at point M. Above point M, gas cannot be liquefied at any pressure. आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो वो लिक्विफाई नहीं हो सकता। Above M, gas can't be liquefied. हम उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। एट पॉइंट M, क्योंकि वो एक पॉइंट है, द फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड एंड गैस इज सेम। मतलब यहां पर गैस का सरफेस टेंशन, आप चाहे उसे गैस बोलो या लिक्विड बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक पॉइंट है जहां पर लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वहां पर मैं उसमें लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकता। सो उनका फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड एंड गैस इज सेम, लिक्विड भी है और गैस भी है। सो अगर आप लिक्विड कहोगे तो मैं विस्कोसिटी बोल दूंगा, थिकनेस ऑफ द लिक्विड, मतलब सारे प्रॉपर्टीज आप चाहे उसे पॉइंट एम पे ना, आप चाहे लिक्विड का प्रॉपर्टी पूछ लो मुझसे या गैस का प्रॉपर्टी लिख लो, मैं एक ही बात कहूंगा, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, विस्कोसिटी सेम रहेगा, चाहे आप लिक्विड की बात करो या गैस की बात करो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो टेम्परेचर की तरफ, वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का एरिया कम होता जा रहा है, तो पॉइंट इस पॉइंट पे आके वो लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाएगी। भाई यहां पर रहूंगा तो ज्यादा गैस है, यहां पर रहूंगा तो ज्यादा लिक्विड है, बीच में रहूंगा तो लिक्विड और गैस दोनों ही रहेंगे। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो पॉइंट एम पे वहां पर लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। सैचुरेटेड, वो वेपर स्टेट, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स इस टाइप से अपन बोलते हैं ना, उस टाइप का स्टेट। So the surface tension and the viscosity, mainly अपन को surface tension और viscosity पूछते हैं तो अपन बता देते हैं। So surface tension and viscosity is same, and viscosity is same, वो दोनों सेम हो जाएंगे, हम सेम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। Viscosity and the surface tension will be same. ठीक है, तो अपन इसमें फोर्थ पॉइंट लेते हैं। देखो भाई यहां पर अपन क्या कर रहे थे, यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम में बहुत कम चेंज था, यहां पर वॉल्यूम और प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई अगर आप वॉल्यूम कम करोगे मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, मतलब अगर प्रेशर थोड़ा भी चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी थोड़ा चेंज आएगा। इधर प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो आप, प्रेशर इज कांस्टेंट। लेकिन यहां पर तो अपन को चेंज मिलेगा ना, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज। इस पॉइंट पे अपन कहेंगे वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज, मतलब ये तो गैसेस जैसे बिहेव करेगा ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे पर इक्विलिब्रियम मिलेगा अपन को बस, और उस पॉइंट पे अपन ने इक्विलिब्रियम लिखा, तो वहां पर अपन कहेंगे उसी पॉइंट पे लिक्विफिकेशन हो सकता है गैस का, और इस पॉइंट के अबव गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता। मतलब अगर सपोज करते हैं, मैंने आपको ऐसे लिखा,
यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और मैंने इसको पॉइंट एक्स ले लिया, पॉइंट एक्स ले लिया, और मैंने पूछा कि गैस पॉइंट एक्स पे लिक्विफाई हो सकता है क्या? मना कर देंगे, इट इज अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट गैस पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स गैस कांट बी लिक्विफाइड, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम छोटा करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ी आएगा, मैं इधर ले आता हूं, वॉल्यूम ही छोटा होगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है पीवी का ग्राफ, अगर आप वॉल्यूम छोटा करोगे प्रेशर बढ़ेगा, तो ये उधर ही रहेगा ऐसे ग्राफ, कैनॉट बी लिक्विफाइड, मैं उसे लिक्विफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट यहां लिखता हूं, सपोज ये गैसीय स्टेट था, अपन को पता है ये गैसीय स्टेट है, अगर मैं पॉइंट y ऐसे लिख लेता हूं, इधर मेरे पास एक पॉइंट z है, गैस को लिक्विफाई कर सकता हूं, कर सकते हैं, क्योंकि उससे नीचे वाला जो भी पॉइंट होगा वो ग्राफ ऐसे ही तो जाएगा, तो वो ग्राफ इसको क्रॉस करेगा ना, जहां इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, और अगर किसी पॉइंट से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आ सकता है तो उसमें लिक्विफिकेशन होगा गैस का, अगर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो गैस का लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। At point Z, gas can be liquefied. Can be liquefied पूछा है अपन से, can be liquefied, कैसे लिक्विफाई करूंगा, वॉल्यूम डिक्रीज करो, प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे आएगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बढ़ेगा ना, अपन ने लिखा ना अभी, भाई इस पॉइंट पे अगर अपन लिखेंगे तो ऐसे आएगा ना अपने पास, क्या ऐसे, क्योंकि इधर तो ये गैसियस स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर, अप्लाइंग द प्रेशर, अपन प्रेशर अप्लाई करें, कंप्रेस करो, प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम कम होगा, गैस लिक्विफाई होगा। So we can write like this. मुझे लग रहा है विजिबिलिटी अच्छा नहीं है, पता बोर्ड का आज, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं आज, है ना, क्योंकि मुझे पता ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने ना बोर्ड को टर्पेंटाइन ऑयल से साफ किया, मुझे नहीं पता था कि वो वेपराइज होगा ना तो उसके वेपर से ब्लर होगी स्क्रीन, उसके वेपर से ब्लर हो रहा है स्क्रीन, मैं उसको कल साफ कर दूंगा वेपर्स को, है ना, उसको करेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते हैं अपन, है ना, हाँ वो अपन ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा ना तो बोर्ड पे जो लिखा है अगर आप चाहोगे तो मैं भेज दूंगा, या जरूरत पड़ेगा तो अपन एक बार इसका वो देख लेंगे ना, वीडियो, उसका रिकॉर्डेड शेयर कर लूंगा मैं वीडियो, रियल गैस वाले इस लिक्विफिकेशन वाले पार्ट को मैं शेयर करके बता दूंगा, ठीक है ना। नोट्स, हाँ नोट्स अपन को मैं बोलना भूल गया, कोई 12th में तुम्हारे पहचान का है क्या, कोई 12th क्लास में कोई पहचान का है तो उसी को बोल दो कि सर ने नोट्स के लिए बोला है, भेज दो हम लोगों को, या मैं 1 मिनट रुको, पता अपन को जो चाहिए ना, नहीं चलेगा, अपन को जो भी चाहिए ना, नहीं अपन को AP1 से चाहिए, AP2 के वाला नोट्स नहीं चाहिए, अपन को AP1 का नोट्स चाहिए, तो पॉइंट एक्स पे अपन इसको तो लिक्विफाई कर सकते हैं, इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, राइट, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब अपन को पता चल गया कि कहाँ लिक्विफिकेशन होगा, तो यहां पर ना प्रेशर, यहां पर तो वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर चेंज होगा, नो डाउट, बट यहां से अगर अपन इसके अबव बात करेंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब लिक्विड स्टेट में प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, वैसे तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, अगर ग्राफ की बात करें ना अपन, तो यहाँ पर क्योंकि डीपी और डीबी ये स्ट्रेट लाइन होते हैं ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है भाई, वहां पर एक पॉइंट पे है लेकिन इक्विलिब्रियम तो है ना, तो यहाँ पर तो डीपी और डीबी मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, एट पॉइंट ए dp upon dv will be equal to 0 because why it is so, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं also for rq and bc
dp upon dv will be equal to 0। वो क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में dp प्रेशर में तो चेंज ही नहीं आ रहा ना, वो तो 0 होगा। there is no change in pressure। so इस पॉइंट पे अगर अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे वहां तो छोटा सा इक्विलिब्रियम होगा ना, छोटा सा इक्विलिब्रियम होगा तो उस पॉइंट पे तो dp अपॉन dv तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि वहां पर प्रेशर तो कांस्टेंट होगा। जैसे यहां पर है B से C के लिए वहां लिक्विफिकेशन होगा ना, जहां लिक्विफिकेशन होगा वहां dp अपॉन dv विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे लिक्विफाई हो जाएगा, दैट इज dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0। फिर अपन से इसमें और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, अपन ऐसे बोल सकते हैं, देखो भाई अगर अपन कहेंगे प्रेशर P1 पे, अब थोड़ा सा ग्राफ अपन चेक करते हैं, मैं एक एक पार्ट को डिस्कस करता हूं। प्रेशर P1 पे एक वॉल्यूम मुझे वो मिलेगा जिसमें ये लिक्विफिकेशन शुरू होगा, और एक वॉल्यूम मुझे वो मिलेगा जिस पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बीच में एक वॉल्यूम मुझे वो भी मिलेगा जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम बनेगा, और वो ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट से पता ऐसा कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, वो एक्चुअली अपन छोटे क्लास में है ना, इसलिए अपन इस वाले कर्व को पढ़ते नहीं है जो कर्व मैंने बनाया था। वो कर्व अपन इसलिए नहीं पढ़ते, काफी छोटे क्लासेस में इतना थोड़ी पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन ऐसे थोड़ी होता कभी कि भाई ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में। अरे भाई आप गैस को कन्वर्ट कर रहे हो अगर लिक्विड में, तो जो इक्विलिब्रियम बनने से पहले गैस क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा लिक्विड में कन्वर्ट होने के पहले। जैसे अपन बोल रहे थे ना कि जब अपन गैस को पार्टिकल को पास लेके आते हैं तो बहुत पास क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, वो बहुत ज्यादा मतलब रिपेल करेंगे आपस में, तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना। जब अपन बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर वो लिक्विफाई होना शुरू होगा, तब लिक्विफिकेशन शुरू होगा। तो अपन कहते हैं कि अच्छा पहले गैसियस स्टेट से बनता होगा, मतलब ऐसे सुपर गैसियस स्टेट, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है, और प्रेशर अप्लाई किया तो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है, फिर उसके बाद ऐसे पॉइंट आता होगा। मतलब वहां पर ऐसे कुछ इमेजिनरी पॉइंट भी बहुत सारे आते होंगे, लेकिन यहां पर 3 वॉल्यूम ऐसे आते होंगे जो रियल पॉइंट होते हैं। अपन ने V3 वॉल्यूम लिखा ना सी पे अपन ने V3 वॉल्यूम लिखा, तो एक वॉल्यूम वो होगा जब लिक्विफिकेशन शुरू होगा, एक वॉल्यूम वो होगा जब लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और एक वॉल्यूम वो होगा जहां इक्विलिब्रियम होगा। मतलब rate of conversion into gas and rate of conversion into liquid will be same, that is equilibrium। एक पॉइंट वो होगा, इसमें भी ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब है कि 3 रियल वैल्यूज होंगे, बाकी सब इमेजिनरी वैल्यूज होंगे। इसमें भी 3 वॉल्यूम रियल होंगे, बाकी सब इमेजिनरी होंगे। भाई यहां पर एक वॉल्यूम जब लिक्विफिकेशन शुरू हुआ, एक जब लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया, एक जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बना, उसको वॉल्यूम कंसीडर करना होगा। लेकिन यहां पर तो एक ही वैल्यू होगी ना, क्योंकि एक पॉइंट है ना, वहां कोई ऐसा थोड़ी है द रेंज ऑफ लिक्विफिकेशन एज प्रेजेंट, देयर इज नो रेंज ऑफ लिक्विफिकेशन। इसका मतलब है पॉइंट एम पे एक ही वॉल्यूम होगा, एंड दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर होगा। तभी तो आप ये बोल रहे हो, ये पॉइंट उसी के बेसिस पे तो लिखा आपने, ये जो लिखा ना एट पॉइंट एम, ये एम नहीं लिखा आपने वहां पर, at point m the physical state will be same। तो यहां पर Vc will be equal to V, मतलब for each value of pressure, there will be 3 values of volume। मतलब एक वैल्यू अपन को प्रेशर का लिखेंगे कि किसी भी प्रेशर पे अपन को वैल्यू 3 वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम मिलेंगे बिफोर द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद तो गैसियस स्टेट ही रहेगा। एट क्रिटिकल पॉइंट देयर विल बी ओनली वन वॉल्यूम इक्वल टू Vc, वो क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर ही होगा। अपन क्या करेंगे, चलो देखते हैं इससे अपन को क्या मिल सकता है। रियल गैस का ग्राफ है, जितना मैंने पॉइंट्स आपको बताया
उतने पॉइंट से अपन को क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैंने आपको बताया कि अगर अपन को ऐसे पॉइंट भी देके पूछ सकते हैं वो कि बताओ वो गैस लिक्विफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, वी हैव रिटन दैट कि वो गैस लिक्विफाई होगा या नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अपन नेक्स्ट बता सकते हैं दैट इज कि अगर अपने पास ऐसे गिवन है, पॉइंट नंबर 5 हो गया अपने पास, पॉइंट नंबर 6 लिखता हूं मैं। अब पॉइंट नंबर 6 के लिए रियल गैस इक्वेशन लिखते हैं अपन। So we have a real gas equation P plus A upon V square into N that is V minus B is equal to RT. ये अपने पास given है real gas equation. That is the real gas equation. अब इसको मल्टीप्लाई करके और RT को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ और इक्वल टू 0 लिख लो। आप अपने आप ही कर लो, मैं आपको बता देता हूं कि क्या करने वाले हैं। PV माइनस PB प्लस A अपॉन B माइनस AB अपॉन B स्क्वायर प्लस माइनस RT इक्वल टू 0, ऐसे बना लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप V स्क्वायर से और डिवाइड कर दो P से। मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर एंड डिवाइड बाय P and divide by P we get, and divide by P we get. We'll write that V cube minus B upon B V square minus B V square plus A, मतलब आपने V स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो A V इसको मल्टीप्लाई करके आया था मेरे पास वो, ठीक है, प्लस ए बी माइनस आपने वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और पी से डिवाइड किया, ए बी बाय पी माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पी से डिवाइड किया, आई गॉट दिस। सर ए बी में भी पी आएगा ना? ए बी ए बी, अच्छा, इसको पी से डिवाइड नहीं किया था मैंने, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, इसलिए मैं सोच रहा था तुम्ही को बोल दूंगा कर लो यार, इसको जरा क्यूबिक इक्वेशन में अरेंज कर लो ना। अपने पास आएगा v क्यूब, इसको लिखते हैं अपन, इसमें भी v स्क्वायर है इसमें भी v स्क्वायर है, तो एक बार देख लेना आप, अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे बता देना है। तो माइनस v स्क्वायर इंटू बी प्लस आर टी अपॉन पी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना, v स्क्वायर इंटू दिस और प्लस a अपॉन ए बी अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है मेरे पास। जरा देख लेना मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, मैं तब तक इसको साफ कर लेता हूं। ऐसे कुछ गड़बड़ किया क्या? ठीक है, मैंने यहां पर प्लस साइन लगाया, थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से मैंने कहा गड़बड़ अगर होगा तो मुझे बता देना। ए वी अपॉन पी मैंने ऐसे किया, मैंने इसको ना क्यूबिक इक्वेशन वी के रिस्पेक्ट में क्यूबिक इक्वेशन अरेंज कर लिया, और क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है मतलब उनको ये तो पता चल गया कि 3 वैल्यू होंगे वी के फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर। अपन को पता है एट क्रिटिकल पॉइंट V is equal to Vc, therefore I can write that V minus Vc will be equal to 0। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे V minus Vc, इसका क्यूबिक इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा ना तो क्या आएगा अपने पास, V क्यूब माइनस 3 V Vc, राइट ना। तो आई विल गेट दैट, इसको माइनस ले रहे हैं तो अपन V स्क्वायर माइनस Vc, तो प्लस 3 विल राइट दैट V Vc का स्क्वायर और माइनस Vc दैट विल बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास। कोई डाउट है तुमको? ये मेरा इक्वेशन देख लो भाई, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, इक्वेशन 1 एंड 2। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
कंपेयरिंग इक्वेशन, मैंने दोनों को क्यूबिक फॉर्म में इसलिए लाया, अपन ने देखा था कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर देयर विल बी 3 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम्स, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे तो वो एक जैसे होंगे ना दोनों, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और अगर क्यूबिक इक्वेशन है फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर वी आर गेटिंग द 3 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो ये क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं, लिखा अपन ने। इन दोनों को कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलो देखते हैं क्या अपने पास, वी स्क्वायर मतलब मेरे पास आया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो वी स्क्वायर है तो मैं लिख लेता हूं 3vc विल बी इक्वल टू b प्लस आर टी अपॉन पी। ये अपन क्रिटिकल पॉइंट पे ले रहे हैं, एक इक्वेशन ये 3 मिल गया आपको। चलो एक बार अपन v से भी ले लेते हैं, इधर v है a अपॉन p और इधर v है अपने पास 3vc स्क्वायर, so I'll write that 3vc square is equal to that is 3vc square, v को कंपेयर करते हैं a अपॉन p, ये इक्वेशन 4। और मैं लिख सकता हूं vc क्यूब विल बी इक्वल टू 10, इसको कंपेयर कर लेते हैं, vc क्यूब विल बी इक्वल टू दैट इज ab अपॉन p, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ab अपॉन p है, ये इक्वेशन 5। अपन को ap अपॉन मतलब इक्वेशन 4 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, देख लो भाई, vc इज इक्वल टू 3p, ये मिला मेरे पास। डिवाइड कर दो इसको इससे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो विल गेट दैट vc इज इक्वल टू 3p। अगर मेरे पास vc इज इक्वल टू 3p है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपन, या vc इज इक्वल टू 3b इधर भी है अपने पास, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो on substituting vc is equal to 3b in equation 4 we get like this, pc is equal to that is a upon 27b square, ये मिल जाएगा। और अगर हम a अपॉन p मतलब यहां पर अपन क्या करते हैं, vc अपने पास गिवन है तो vc को यहां सब्स्टिट्यूट करता है और pc को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो अपन को tc मिल जाएगा, and the tc will be equal to 8a upon 27rp। ये इक्वेशन मैंने आपको पहले बताया था और मैंने कहा भी था मैं आपको इनका डेरिवेशन बता दूंगा कैसे डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर वी गेट 3 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम्स। अब इसमें क्वेश्चंस अपन को डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीसी, या डिफरेंट गैसेस गिवन है उनके ए और बी के वैल्यू डिफरेंस है, बताओ किसका क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा होगा, लाइक दैट। ये क्रिटिकल वॉल्यूम अपन को पता है, ऐसे भी पूछ सकते हो आप। वी नो दैट ZC is equal to PC VC upon RTC, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है, वी गेट 3/8। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 3/8, पहले भी अपन ने लिखा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे PC VC RTC की जगह और विल गेट दैट। फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज ये वैल्यूज जो अपन को गिवन है क्रिटिकल टेम्परेचर्स वगैरह, तो PC VC RTC, अब मैं बात कर रहा था ऐसे जैसे ना, वी नो दैट VC is equal to 3B, B is equal to 4 into 4 upon 3 pi r cube, into Na है, वो एवोगैड्रो नंबर लिखा मैंने ये आपको। So if we are given a TC and PC, we can calculate VC and then a radius of molecule। आप किसी गैस का मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दे दो,
ZC का तो वैल्यू मुझे पता है, तो मैं VC कैलकुलेट कर लूंगा। VC कैलकुलेट करके B का वैल्यू आ जाएगा। अगर VC कैलकुलेट किया तो B का वैल्यू आया, B का वैल्यू आया तो रेडियस बता दूंगा। बस यूनिट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर VC अपन किस में कैलकुलेट करते हैं? अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर केल्विन में है, तो वॉल्यूम अपन ने लिया है, R का वैल्यू लेंगे, तो अगर R का वैल्यू 1/12 लेंगे तो VC अपने पास आएगा लीटर्स में। अगर लीटर्स में आया तो ये डेसीमीटर में आएगा, डेसीमीटर क्यूब। अगर ये डेसीमीटर क्यूब है तो आपको रेडियस को या तो मीटर क्यूब में गिवन होगा या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा। तो ध्यान रखना कि आपको डेसीमीटर क्यूब चेंज करना पड़ेगा, लीटर्स को मिलीलीटर में या फिर लीटर। ठीक है ना? तो मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना मत भूलना, एमकेएस और सीजीएस यूनिट। ठीक है। इफ वी आर गिवन क्रिटिकल डेंसिटी, मुझे ना क्वेश्चन में क्रिटिकल डेंसिटी गिवन है, तो मैं क्या करूंगा? DC will be equal to weight upon critical volume। अब इसको तो मॉलिक्यूलर वेट ले लो, तो ये क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। आप मॉलिक्यूलर वेट ले लो, कि क्रिटिकल डेंसिटी, डेंसिटी आप 1 मोल लो गैस को। डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो मुझे डेंसिटी अगर गिवन है, क्रिटिकल डेंसिटी में मॉलिक्यूलर वेट लेके क्रिटिकल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं, उसका मोलर वॉल्यूम फिर बता सकता हूं। रेडियस अगर पूछा है तो डेंसिटी दे दो, मैं रेडियस बता दूंगा। आपने कहा ऑक्सीजन का क्रिटिकल डेंसिटी मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, 32 ले लेता हूं मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी को सीजीएस यूनिट में होना चाहिए, तो वॉल्यूम आ गया मुझे सीजीएस यूनिट, रेडियस बता दूंगा। इस टाइप से भी बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट? तो अपन ऐसे बोल के बता सकते हैं अपन, दैट इज सी लिख रहे हैं अपन तो क्रिटिकल वॉल्यूम लेते हैं अपन, तो पहले पढ़ा हुआ है व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। राइट? इस टाइप से अपन से क्वेश्चन से इसमें भी फ्रेम करके बता सकते हैं। अभी दिस इज अबाउट द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड अबाउट द डेरिवेशन ऑफ दीज क्रिटिकल पैरामीटर्स, और उस टाइप से अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द क्रिटिकल पैरामीटर्स। इसमें से एक छोटा सा पार्ट और होता है, दैट इज कॉल्ड वेरियल कोफिशिएंट। वैसे वेरियल कोफिशिएंट मतलब कभी क्वेश्चन आया तो है नहीं, एक बार आया था 89 के आसपास, तब से हम पढ़ना भी शुरू करते हैं वेरियल कोफिशिएंट, तो उसको वेरियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं। वेरियल इक्वेशन एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना, जैसे अपन ने रियल गैस बिहेवियर को एक्सप्लेन किया वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट से, तो रियल गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर मेनी इक्वेशंस। जैसे अपन ने लिखा वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अपन इधर N भी ले सकते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस अपन ने वो ले लिया। तो ये वंडर वाल का इक्वेशन था। There is another equation which is called Berthelot equation. Berthelot equation is this. Okay, तो टेम्परेचर को भी कंसीडर करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि अट्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब आप अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करोगे तो आपको टेम्परेचर कंसीडर करना चाहिए, तो बर्थलॉट इक्वेशन हो गया, दैट इज बर्थलॉट इक्वेशन। तो देयर
ऑलमोस्ट 5 इक्वेशन, डायरेक्टरी इक्वेशन होता है, ऐसे 5 इक्वेशंस होते हैं, अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को सिर्फ अंडरऑल इक्वेशन ही पढ़ना है, अपन को ये सब नहीं पढ़ना. So there is almost 5 equations which explains the behavior of real gases. तो rather than studying those 5 equation, हमने उन सबको कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाया, that is called virial equation, which can explain all the 5 equations. So there are many equations which explains the behavior of real gases. There are many equation which explain the behavior of real gases. The virial equation can explain all the equation of real gases. Can explain all the equation of real gases. सारे रियल गैसेस को वीरियल इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकता है. तो ठीक है भाई, हम चेक कर लेते हैं. The virial equation is that is equal to Z equal to A plus that is B by V plus C by V square plus Vm हो जाएगा D by V क्यूब, और मोलर वॉल्यूम की वजह से वो आप लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ऐसे, where A, B, C, D, etc. are called first, second virial coefficient. जो A, B, C, D है ना, they are called virial coefficient, उनको अपन virial coefficient बोलते हैं. And virial equation is framed by van der Waals. इसलिए अपन को बाकी इक्वेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एक्सप्लेनेशन देते हैं. By van der Waals equation for 1 mole of a gas, तो मोलर वॉल्यूम लोगे आप, और क्या, Vm को मोलर वॉल्यूम लिख लो तो भी मैं 1 मोल ऑफ अ गैस बोल दूंगा. P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P plus A upon V square is equal to RT upon V minus B. ठीक है, P will be equal to RT upon V minus B minus A upon V square. ठीक है, इसको ना दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करो V से और डिवाइड करो RT से. Multiplying by V and dividing by RT. RT we get. क्या करेंगे, PV अपॉन RT. RT तो कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन RTV, ऐसे लिख सकते हैं. ये बच जाएगा. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Z will be equal to, इसको इन्वर्स करता हूं तो V माइनस V डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं.
इस पार्ट। तो मेरे पास होगा 1 माइनस बी अपॉन वी, और इसको मैं -1 लिख सकता हूं, माइनस ए अपॉन आर डी वी कर लेता हूं। अब अपन सबको पता है कि अगर मेरे पास 1 माइनस एक्स है टू द पावर ऑफ -1 है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। सबको पता है x का वैल्यू जो है वो b अपॉन v है, तो अपन सब लिख सकते हैं उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, वो अपन को पता है। व्हाट विल बी द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दैट। तो चलो लिख लेते हैं अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अपन को पता है, यू विल राइट दैट 1 प्लस x प्लस, विल राइट दैट लाइक दैट, राइट ना, x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस, लाइक दैट यू आर राइट। उसमें भी लिख लेता हूं, दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। वी नो दैट। तो अपन क्या करेंगे, z विल बी इक्वल टू, मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो मैं लिखूंगा 1 प्लस दैट इज b अपॉन v प्लस b अपॉन v का स्क्वायर प्लस, विल राइट दैट, ये b स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर लिख देता हूं मैं, b स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन v क्यूब प्लस, लाइक दैट आई विल राइट माइनस a अपॉन आर टी वी, माइनस a अपॉन आर टी वी, ये लिख लो। दैट इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। पर क्या लिख सकते हैं, z विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी कॉमन ले लेता हूं, इधर भी 1 बाई वी है और इधर भी 1 बाई वी है, तो b माइनस ए अपॉन आर टी आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी क्यूब अपॉन वी क्यूब आ जाएगा, प्लस वी कैन राइट लाइक दिस। अभी b रिप्रेजेंट द साइज ऑफ, p रिप्रेजेंट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। वो तो बहुत छोटा है, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से, फर्स्ट प्लेस से भी अगर नंबर शुरू हो जाए तो बड़ी बात है, डेसिमल के सेकंड प्लेस से ही शुरू होता है। मतलब b अगर बहुत छोटा है, डेसिमल के सेकंड प्लेस से शुरू होता है, तो b स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा और b क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा। और वॉल्यूम का स्क्वायर करूंगा लीटर्स में तो वो तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। भाई b का वैल्यू तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिवन होते हैं। ये वैल्यू बहुत छोटा है, ये वैल्यू बहुत बड़ा है, मतलब ये पूरा वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल होगा। मतलब अपन चाहे तो इनको निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इक्वेशन 3 लिखने वाला हूं। नहीं, इक्वेशन 1 कहां है फिर, नहीं, इक्वेशन 1 इसी को लिखता है, कुछ है ही नहीं तो इसी को 1 लिखो। मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इक्वेशन 1 और इसको कंपेयर करूं तो मैं वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू बता सकता हूं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ वेरियल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ वेरियल कोफिशिएंट, अपन से क्वेश्चन में पूछेंगे कि व्हाट इज वेरियल कोफिशिएंट, what is the value of first varial coefficient, what is the value of second varial coefficient, what is the value of third varial coefficient, what is the value of fourth varial coefficient and so on। इसे पूछेंगे पूरा क्वेश्चन, ये वाला सबसे ज्यादा पूछते हैं, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट क्या होता है। वो थोड़ा डिफरेंट है ना, बाकी सब वो मतलब ऐसे पूछने की जरूरत ही नहीं। Since b is very small and v square is large, so b square upon v square, b cube upon v cube can be neglected, और अगर इनको नेग्लेक्ट करोगे, therefore we get z will be equal to 1 plus 1 by v
इंटू बी माइनस ए अपॉन आर टी, ये मिला अपन को इक्वेशन 2। पता है इक्वेशन 2 प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, मतलब मैं z का वैल्यू विदाउट प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकता हूं। आप मुझे बस ए बी दे दो, वंडरवल कांस्टेंट बी और ए दे दो, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे दो, तो भी मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूं। मतलब प्रेशर के बगैर z का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे ए बी और टी और वी दे दो तो भी मैं z का वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकता हूं। मुझे प्रेशर नहीं दिया आपने। दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बट we say that in this case we are assuming there is a moderate pressure. We are assuming there is a moderate pressure. तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लेते हैं अपन, मुझे आइडियल गैस के बारे में बात करनी है। भाई ये वाला पार्ट तो बस रीअरेंज ही किया था आपने। यहां पर मुझसे ये पूछ सकते हैं कि वेरियल कोफिशिएंट क्या होंगे। अगर मैं कहूं, ये तो अपन को समझ में आ गया भाई, आपने सिर्फ एक इक्वेशन बनाया है फॉर आइडियल गैस। Z will be equal to 1. Then equation 2 will be, इक्वेशन 2 को मैं लिखूंगा 1 will be equal to 1 plus 1 upon V into B minus A upon RT। लिखोगे ना, कैंसिल हो गया, माइनस करके 0 आया, वॉल्यूम मल्टीप्लाई 0 हुआ, तो B minus A upon RT will be equal to 0, therefore T will be equal to A upon RT। पता है ये क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर लिखा था ना, the temperature at which the gas behave as ideal gas for a certain range of pressure। मतलब अपन वो रेंज प्रेशर की बात कर रहे हैं जहां गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगा। मतलब अगर ये टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर होगा तो Z का वैल्यू 1 आएगा, आएगा ही आएगा। वो टीसी आप लिखोगे तो टीसी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टीसी मतलब A अपॉन आर बी, तो कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, Z की वैल्यू 1। दैट इज द बॉयल्स टेम्परेचर। मैंने कहा भी था आपसे कि मैं डेरिवेशन बताऊंगा। अपन क्या करेंगे, दिस इक्वेशन जो अपने पास इक्वेशन है ना, इक्वेशन 2 is generally used, assume कर लेते हैं, assumed at moderate pressure। भाई अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो जितना ज्यादा प्रेशर को बढ़ाओगे आप उतना ज्यादा बी का वैल्यू सिग्निफिकेंस होगा, बी का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस आएगा, उतना इजीली मैं बी को कैलकुलेट कर पाऊंगा। मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मैं बाकी वेरिएबल कोफिशिएंट को भी कंसीडर करूंगा। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, मॉडरेट प्रेशर पे मैंने इन दोनों, वेरी लो प्रेशर पे मैंने इसको कंसीडर किया, आइडियल गैस, सबको निगलेक्ट कर दिया। प्रेशर बढ़ाया, मैंने इसको कंसीडर किया, और प्रेशर बढ़ाया, इसको कंसीडर करूंगा, और प्रेशर बढ़ाऊंगा, इसको कंसीडर करूंगा। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा मैं वेरिएबल कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस बढ़ता जाएगा। So as the pressure increases, the significance of other variable coefficient increases, the significance of other variable coefficient increases, बाकी वेरिएबल कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस बढ़ेगा।
अगर अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे। The variable coefficient, the value of A and B, the value of A and B is different for different gases. For different gases. So, variable coefficient will be written different for different gases. It will be different for different gases. Variable equation is different for different gases. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो A और B doesn't remain constant. इसलिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो A और B चेंज होंगे, और A और B अगर चेंज होंगे तो इक्वेशन भी चेंज होगा, इसलिए आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन इज used for a gas at constant temperature because value of A changes with temperature. Value of A can change with temperature. इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अपन से बॉयल्स टेम्परेचर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। बताओ किस गैस के लिए बॉयल्स टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, ए बी का वैल्यू दे देते हैं तो अपन बता सकते हैं और बी के वैल्यू से ये इक्वेशन यूज करके बॉयल्स टेम्परेचर को। लेकिन अपन को एक बात पता चल गया, अपन ने क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा, एक बॉयल्स टेम्परेचर लिखा, तो अपन को पता है बॉयल्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता। व्हाई इट इज सो? भाई आपने अभी तो बताया बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करता है, एंड आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगा, एंड आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। दिस इज अबाउट द वेरियल इक्वेशन। ये इंफॉर्मेशन से ही अपन से क्वेश्चन आते हैं, जो इंफॉर्मेशन अपन ने लिखा और सेकंड इक्वेशन, उससे ही अपन को क्वेश्चन पूछे। तो आपको रेडी होना चाहिए। मे बी पॉसिबल ए बी दे के अपन से क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर पूछ लें। ये बॉयल्स टेम्परेचर देंगे, बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, तो अपन को पता है TC इज इक्वल टू होता है, वी नो दैट TC इज इक्वल टू होता है 8A अपॉन 27 RB। तो अपन लिख सकते हैं दैट इज 8/27 इंटू TB, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज अबाउट द बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस इज अबाउट द वेरियल इक्वेशन। अभी अपन से कभी कभी एक और ऐसे टेम्परेचर पूछते हैं, दैट टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन तो काफी कम पूछते हैं अपन से, बट जस्ट एक उस टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है अपन को वो बताना चाहिए थोड़ा सा, बस। उसको डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, बॉयल्स टेम्परेचर होता है, इसलिए एक टेम्परेचर और भी होता है जिसको अपन कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। चलो देखते हैं क्या होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अपन इन्वर्जन टेम्परेचर को ना वैसे ही, मतलब एक जैसे TC क्रिटिकल टेम्परेचर है, TB बॉयल्स टेम्परेचर, तो TI कर देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर होता है, ये इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है अपन वो एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं भाई क्या करना है इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए। तो देख लेंगे अपन की इन्वर्जन टेम्परेचर कैसे पता है, व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर, और बताना कैसे। अभी एक्चुअली व्हाट हैपन, जब अपन गैस का कंप्रेशन करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं तो पार्टिकल में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकते हैं। अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन से पार्टिकल में ना तो अट्रैक्शन हो और ना रिपल्शन हो, क्योंकि अगर रिपल्शन होगा तो हीटिंग होगा, एनर्जी बढ़ेगी,
और अट्रैक्शन होगा तो कूलिंग होगा, क्योंकि एनर्जी कम होगी। अट्रैक्शन होगा तो कूलिंग होगा ना, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक ऐसा टेम्परेचर जब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो जाते होंगे, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस से कूलिंग और हीटिंग नहीं होगा, देन वी कॉल इट एज इनवर्स टेम्परेचर। मतलब वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस हो जाते होंगे। द टेम्परेचर एट विच cooling or heating doesn't take place, at which there is no cooling or heating due to expansion or compression of gas. Expansion or compression of gas is called inversion temperature. उसको अपन inversion temperature बोलेंगे। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, एक्सपेंशन की बात करते हैं अपन, एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस में कूलिंग भी हो सकता है और हीटिंग भी हो सकता है। एक्सपेंशन की बात करते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं। एक्सपेंशन अपन क्या करेंगे, अब इस पर रियल गैसेस नहीं हो सकता है। इन रियल गैसेस अब अपन क्या चाहते हैं कि अपन ना एक कंडीशन होता है जिसको अपन कहते हैं एडियाबैटिक कंडीशंस। इन एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब है कि जिस सिस्टम से ना तो हीट लॉस्ट हो सकता है और ना ही हीट उसमें गेन हो सकता है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे अपन ने टी को रखा हुआ है, चाय को रखा हुआ है थर्मस फ्लास्क में, तो वो गर्म रहता है। व्हाई इट इज बिकॉज दैट इज एडियाबैटिक कंडीशन। उसका एटमॉस्फेयर में ना तो हीट लॉस्ट हो सकता है ना ही उससे गेन हो सकता है। मेरे पास एक गैस लाइन है, मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो गैस पार्टिकल्स, मेरे पास ये रियल गैस है। अब रियल गैस है तो अपन इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं भाई, ऐसे अपन गैस बना लेते हैं, एक पिस्टन लगा लेते हैं। ऐसे ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन लगा दिया, इधर गैस है, एक्सपेंशन करते हैं, इसको इधर ले जाता है। अगर एक्सपेंशन करने से कूलिंग हुआ तो अपन कहेंगे भाई अच्छा, एक्सपेंशन करने से कूलिंग हुआ मतलब गैस जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर, मतलब उसमें कूलिंग हो रहा है, तो मतलब टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा होगा तभी कूलिंग हो रहा है। भाई एडियाबैटिक कंडीशन है, क्योंकि ना तो अपन बाहर से कोई हीट ले जा सकते हैं और ना ही कोई बाहर से हीट उसमें ऐड कर सकता है, ना ही वो लॉस्ट कर सकता है। अगर इसमें कूलिंग हुआ इसका मतलब इसका सिस्टम का टेम्परेचर कम हो गया। तो कूलिंग कब हो सकता है? तो अपन कहेंगे जब आपने एक्सपेंशन किया होगा ना, तो ये पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्टेड होंगे। अगर थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि अपन को दिखे, समझ में ही नहीं आया नहीं तो क्या बताए। अगर इन दोनों में अट्रैक्शन है, रियल गैस है ना, अट्रैक्शन तो होगी। अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो इनको दूर ले जाना पड़ेगा, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करना है तो बाहर से कोई एनर्जी तो दी नहीं, तो क्या होगा?
मॉलिक्यूल अपनी ही एनर्जी यूज कर लेंगे टू ब्रेक दिस बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल अपना ही एनर्जी यूज कर लेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। भाई मैंने खाना नहीं खाया लेकिन मैंने फिर भी काम किया कुछ, तो जो एनर्जी थी ना मेरे पास वो भी लॉस्ट हो गई, तो क्या होगा, मेरी स्टेबिलिटी और बढ़ गई, तो मेरी एनर्जी लॉस्ट हुई ना, इसका मतलब मेरे कूलिंग। तो अपन क्या करेंगे, अगर एक्सपेंशन होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना इसमें, रियल गैस है तो देयर विल बी, एट रियल गैस है तो उसमें देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। तब अपन बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक्सपेंशन करोगे जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस, तो क्या होगा, जब अपन अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस कब होता है, अच्छा आप इस कंडीशन की बात कर रहे हो यहां पर, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस तभी होते हैं, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है। अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, इजीली लिक्विफाई होने का मतलब है कि आप इसकी बात कर रहे हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग। तो अपन कहेंगे इस केस में एक्सपेंशन से क्या हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल अपना इंटरनल एनर्जी यूज करेंगे, जो उनके पास एनर्जी थी टू ब्रेक द बॉन्ड, तो फिर कूलिंग होगा प्रोसेस में। फॉर एक्सपेंशन molecules will use their internal energy, बोलते हैं फिर उसे internal energy, to break the attractive force for expansion. So their energy decreases, thus cooling take place, इसमें क्या होगा, कूलिंग होगा। तो एक्सपेंशन से कूलिंग कब होता है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। If repulsive forces are greater than attractive forces, attractive forces कब होता है, देन अभी रिपल्सिव फोर्सेस होने का मतलब है एनर्जी बहुत ज्यादा है, रिपेल कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर एक्सपेंशन करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी तो बाहर तो कोई एनर्जी जा नहीं सकती क्योंकि वो एडियाबैटिक कंडीशन है। तो क्या होगा, सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई। अगर अपन उसको एक्सपेंशन करेंगे तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिलीज्ड। वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कहां जाएगी, बाहर तो जा नहीं सकती सिस्टम से, तो फिर मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हीटिंग विल टेक प्लेस। देन द एनर्जी will be released on expansion. This energy increases the temperature of gas. So heating takes place. मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूं, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम एट 273 केल्विन। 273 केल्विन पे आपने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 बताया है, मतलब उनका अगर एक्सपेंशन करूंगा तो हीटिंग होगा,
बाकी गैसेस में कूलिंग होता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक्सपेंशन से अगर ना तो हीटिंग हो और ना ही कूलिंग हो गैस का, उसको कहेंगे अपन इन्वर्जन टेम्परेचर। और टीआई जो होता है इन्वर्जन टेम्परेचर है, टीआई लिखा अपन ने इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है ए अपॉन आरबी। तो अपन कहेंगे फिर बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, ए अपॉन आरबी तो वो भी होता है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर से बॉयल्स टेम्परेचर आधा होता है। अच्छा, ये बॉयल्स टेम्परेचर से भी ज्यादा है, डबल है बॉयल्स टेम्परेचर से। आपने 2a/r भी लिखा हुआ है। हाँ, तो सबसे ज्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, फिर बॉयल्स टेम्परेचर होता है, और उसके बाद फिर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अच्छा, तो अभी तो आपने बताया था कि इन्वर्जन, आपने बताया था कि बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, इट इज आइडियल गैस। तो इन्वर्जन टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन भूल जाओ, ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ही गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हो बस, और एट क्रिटिकल टेम्परेचर। बाकी टेम्परेचर पे आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। दिस वाज अबाउट दैट। जितना मैंने बताया ना, इसके अलावा अपन से कुछ नहीं पूछेंगे। अभी थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी इस टाइप का पार्ट है, तो वो मैं आपको, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना अपन, ये सारे वर्ड्स जो हैं, एडियाबैटिक कंडीशन, ये सारे थर्मोडायनेमिक्स के वर्ड हैं, तो अपन वहां पढ़ेंगे। तो वहां में आइडियल गैसेस को पढ़ा के थोड़ा सा रियल गैस डिस्कस कर सकते हैं। जो आइडियल गैसेस के लिए पढ़ेंगे वो रियल गैस के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। दिस इज अबाउट द इन्वर्जन टेम्परेचर। चैप्टर इज ओवर। ये आपका रियल गैस वाला चैप्टर था। अब रियल गैस वाले चैप्टर में ना शीट में एक और पार्ट गिवन है, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। रिड्यूस्ड टेम्परेचर अपन को नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं। क्यों फालतू में अपन इतने, इन्वर्जन टेम्परेचर ही पढ़ लिया, यही बात। मीन फ्री पाथ होता है the distance traveled by two particles before the collision, means the distance traveled by two particles for the collision is called mean free path, that's all. The distance traveled by the two particles for collision, the distance traveled by the two particles in a straight line for the collision is called mean free path. मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको अपन mean free path बोलेंगे। किसी ने पूछा मुझसे व्हाट इज mean free path। लो प्रेशर होगा, पार्टिकल दूर होंगे, मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा। हाई प्रेशर होगा, पार्टिकल पास होंगे, मीन फ्री पाथ कम होगा। मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सब आपके फिजिक्स के सर लास्ट वाला पॉइंट मत बताइए। नहीं मिटाया, ये मीन फ्री पाथ। पता, अपने क्लास खत्म नहीं हुआ और उसने अपन को आइडियल गैसेस रियल गैसेस दोनों भेज भी दिए। और कब भेजा था उसने पता, अभी 8/3 हो रहा है। अपन ने उससे कब कहा था, 19/7 पे। उसने अपन को 19/21 पे सारा पार्ट भेज दिया। सो दैट इज द पार्ट। आपको जो भी करवाना है मुझसे, वो आप तो क्लास में ही करो, क्लास के बाद हमको आपसे कुछ नहीं करवाना। अपन इतने दिन से सोच रहे थे कब आएगा अपने पास ये सब, तो 1 मिनट का काम है, आप मुझे मतलब क्लास में ही करेंगे। और वो देख भी रहा है, ऑनलाइन है, सर ने देख लिया। चलो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। हाँ, अपन को, हमें तो उससे मतलब था, अपन को मिल गया, देखो उसने भेज भी दिया अपन को फटाफट में। मैं तुम्हें भी भेज देता हूँ, अभी भेज दो आप तो हमें, हमें बाद में नहीं चाहिए आपसे। तुमको भी भेज दिया मैंने, रियल गैस भी आइडियल गैस भी, दोनों भेज दिया मैंने। चलो उसको थम्स अप तो भेज ही देते हैं बेचारे को, इतना तो डिजर्व करेगा यार वो। इनको फटाफट उसने भेज दिया, मैंने आपको भेज दिया।
रियल गैस के नोट्स भी जो ऑफलाइन में अपन पढ़ते हैं ना वो भेज दिए अपन। केमिकल बॉन्डिंग से सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग 3 दिया है टेस्ट में? नो 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 नो, कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग एंड कंप्लीट गैसियस स्टेट, एक्सेप्ट अपन आइडियल गैसेस तक करेंगे, नॉट द रियल गैसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, पर मना करेंगे उनको कि रियल गैस मत दो आप। बट अपना रियल गैस खत्म हो गया। मैंने आपको दो मतलब रियल गैस भी भेज दिया, आइडियल गैस भी भेज दिया, और उन्होंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे शीट से वो भी भेज दिया, और सारा कुछ उसने भेजा होगा अपन को। चलो अब अपन डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का। अब रुको, अब मतलब इतना स्पीड से बिल्कुल बैठी थी वो कि मतलब आप बोलो तो डाउट्स करने हैं, हम तो तुरंत आपको भेज देंगे। और मैं तो ये टैब बंद करके बैठा था, 1 मिनट लगेगा आपको। यू हैड अ डिस्कस ग्राफ क्वेश्चंस, हाँ तो ठीक है ना, कर देंगे ना वो, क्या प्रॉब्लम है अपन को? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, इसके शीट का ही तो है वो ग्राफ क्वेश्चन, मुझे पता है ये शीट का ही क्वेश्चन है वो, लास्ट में गिवन होगा ना शीट में। भाई अपने शीट में सब कुछ गिवन होता है। हाँ, इट इज फ्रॉम एपीएसपी, मुझे पता है ना। अभी ऑफलाइन होता तो मैं सारे डिस्कस करता, एपीएसपी भी डिस्कस करता। बाद में मैंने छोड़ रखा है, अपन जब वो होगा ना अपना ऑफलाइन होगा तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन हो जाएगा जल्दी। जल्दी क्या, अपन तो कब से सोच रहे हैं जल्दी हो जाएगा, अपन को नहीं पता कब होगा, कुछ नहीं बोलने वाला मैं तो। जब होगा तब कर लेंगे, अपन बोलते रहते हैं नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। 1 मिनट है, वो कर लेते हैं, ग्राफ वाला पार्ट भी डिस्कस कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा ओपन हो जाए, 1 मिनट शीट ओपन हो जाए, मैं कर देता हूँ। अपन केमिकल बॉन्डिंग ना, केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स तो मैंने तुम्हें दिए थे, पता जो मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स दिए थे ना, वो अच्छे नोट्स नहीं है, बेकार नोट्स है। नहीं मैंने दिए थे मतलब अच्छे नोट्स नहीं है, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, वो काफी ज्यादा नोट्स है। अपन शॉर्ट फॉर्म वाले मंगा लेंगे अपने बच्चों से, इसको ही बोलेंगे अपन, ये ओम को या फिर उसको श्रेया को, दोनों में से किसी एक से बोलेंगे अपन देने के लिए। क्या डिस्कस करते हैं? गैसियस स्टेट, यस। 1 मिनट मैंने निकाल दिया। तुमने मुझसे पूछा है एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का F1 F2, ठीक है। चलो भाई सब लोग शीट निकाल लो। ओके, F1 का F1 F2 ही मेरे ख्याल से खुला हुआ है इसमें तो, मतलब हमने लास्ट टाइम E तक डिस्कस किया था। इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, फिर अपने आप हो रहा है, पता नहीं क्या। अब तो इतना वायरस वायरस भी आने लगा ना। चल ठीक है, F1 मिल गया मुझे, F1 भी करते हैं अपन, F2 भी करते हैं अपन, देखना बड़े इजी है यार। मतलब मुझे लग रहा था तुम लोग कुछ भी नहीं पूछने वाले अब सेक्शन से, कोई बात नहीं, पूछा है तो बताते हैं। 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज टेकिंग, ठीक है भाई, एक CO है एक CO2 है, दोनों को 1 लीटर ले रखा है, ये बता रखा है आपने, ये 1 लीटर है मेरे पास, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, द मिक्सचर इज पास थ्रू द ट्यूब कंटेनिंग द रेड हॉट चारकोल। अच्छा, एक CO एक CO2 है, अब ये तो चारकोल से रिएक्ट करके क्या बना देगा, C2O थोड़ी बना देगा, नो रिएक्शन। भाई कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन, कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनाओगे, इसको रिएक्ट करूंगा तो CO बन जाएगा, ये बन जाएगा। बताओ अब क्या करें। द वॉल्यूम नाउ बिकम्स 1.6 टाइम्स, ठीक है, तो पहले वॉल्यूम इसका x था, इसका 1 - x था, ये तो सॉलिड है, तो पहले टोटल वॉल्यूम 1 था, अभी क्या हो गया, ये रिएक्ट करेगा तो ये 2 × 1 - x हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा रिएक्ट करके, ये बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो टोटल वॉल्यूम है ना वो 1.6 लीटर हो गया, 1.6 लीटर्स,
तो पहले अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 1.6 लीटर, मतलब x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। तो x आ गया मेरे पास। क्या पूछा है बल से? द वॉल्यूम आर मेजर्ड एट द सेम कंडीशन। ठीक है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, मतलब मुझे x और 1 माइनस एक्स बताना है कि इसका और इसका कितना कितना वॉल्यूम था। बेकार ही क्वेश्चन। क्या करें पहले? x प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 1.6। तो इधर अपन क्या लिखें? x minus 2x is equal to 1.6 minus x. So x is equal to 0.4. तो इसका मतलब ये 0.4 लीटर है और ये 0.6 लीटर है। हो गया कंपोजिशन। चलो अपन F2 की बात करते हैं, ठीक है ना। F2 ये तो अपन को समझ में आ गया। अपन F2 की बात करते हैं। F2 में आपने कहा 40 ml of ammonia is taken in a idiometric tube। हाँ, तो आपने इसलिए तो कहा था idiometric क्योंकि वो ट्यूब को idiometer बोलते हैं। ले लिया। was subjected to spark till the volume did not further change। मतलब वो चाहता है कि मैं ना अमोनिया को लेता हूं और इसको ऐसे हीट करता हूं, इडियोमीटर ट्यूब में स्पार्किंग करता हूं, सो दैट कि जब तक कि सारा का सारा अमोनिया इसमें ना कन्वर्ट हो जाए। ये 40 ml था। अब अगर अमोनिया खत्म करना है तो ठीक है, इसका 1 ml था, 1 मोल 40 ml है, तो इसका हाफ मतलब 20 ml ये हो जाएगा। और ये कितना 3/2 इंटू 40 कर देता हूं, मतलब 60 ml ये हो जाएगा। तो ये 60 ml हो गया अपने पास। ये 60 ml लिख देता हूं मैं। लो भाई ये हो गया। तो अगर मैं कंप्लीटली इसको कंप्लीटली अगर स्पार्किंग करके खत्म करूंगा ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 20 ml N2 बनेगा और 60 ml H2 बनेगा। अब क्या करूं? अब क्योंकि उसने कहा था ना तब तक उसको हीट करो जब तक कि वॉल्यूम चेंज खत्म रुक ना जाए। अब नहीं होगा, कोई खत्म हो गया तो अब क्यों वॉल्यूम चेंज होगा? द वॉल्यूम वाज फाउंड टू इंक्रीज बाय 40 ml। हाँ, तो हो गया ना, 80 ml हो गया ना पूरा। 40 था 80 हो गया। 40 ml of oxygen is then added. The mixture is further exploded. आपने क्लियरली रूल्स में लिखवाया था N2 is an inert gas। वो रिएक्ट नहीं करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? वाटर रिएक्ट करेगा, H2 रिएक्ट करेगा ना। वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड किया और इसको एक्सप्लोड किया। मेरे पास H2 कितना है? 60 ml। O2 कितना ऐड किया आपने? 40 ml। सो ये कह रहा है कि was further exploded, the gases remained is 30 ml। मतलब एक्सप्लोड करने के बाद गैसेस जो है वो 30 ml है। तो ये कह रहा है कि भाई अपन H2 बना देते हैं इससे। अब ये क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया बताओ। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, लो बना देता हूं। मुझे नहीं पता इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये x/2 बनेगा, ये 3/2 बनेगा। अमोनिया है ना, x/2। और अगर इसको 3/2 क्यों कहेंगे अपन, तो y/2 लिखो बस। हमें कैसे पता कि अमोनिया ये 3 है? अपन तो y/2 कहेंगे भाई, H2 लिखा अपन ने, y/2 कर लिया। मतलब अब अपन को एक बात पता चल गया है, x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 80। एक इक्वेशन बन गया अपने पास है। एक इक्वेशन बना है। ठीक है ना, एक इक्वेशन बन गया अपने पास। अब अपने पास क्या था? अपन ने लिखा कि भाई ये y/2 H2 है अपने पास। y/2 H2 क्यों? अपन तो कहेंगे आपने हाइड्रोजन ले लिया वहां से, जो भी हाइड्रोजन था 60 ml ले लिया। अब क्या करें? तो 60 ml को क्या लिखूंगा मैं? अब इसको भी अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, 40/2 x प्लस 60 y/2 ऐसे लिखना पड़ेगा अपन को। वॉल्यूम 80 ml यही होगा, 20x प्लस 30y, ये होगा इक्वेशन। तो अपने पास हाइड्रोजन कितना था? 30x है अपने पास। सर ये हाइड्रोजन है 40/2 आएगा ना? 40/2 क्या लिखा 60 अपन की ने? यहाँ 40 है
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये 40x/2 और 40y/2, हाँ ठीक है, ये 40y/2 आएगा। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, वो दिमाग में बस अमोनिया चल रहा ना, अमोनिया एक बार शुरू कर लिया ना, पहले मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ ले रहा था कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है अपन से, तो अपन सारा डाटा फिर भूल जाते हैं ना, अमोनिया को भूल जाओ, सिर्फ एक्स वाई से सॉल्व करो जैसे अपन ने कार्बन नाइट्रोजन से सॉल्व किया था। तो ये 20x प्लस 20y इज इक्वल टू हो जाएगा 80। एक इक्वेशन ये बचा अपने पास। अब इसमें अपने पास ये 20y गिवन है और ये अपन ने 40 ml ऐड किया, ये लिक्विड बनेगा तो भूल जाओ, पहले रिएक्शन तो करो। अब पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब आप ये रिएक्शन करोगे ना तो 30 ml बचेगा वॉल्यूम। ये कह रहा है अपन से कि द वॉल्यूम इज फाउंड टू इंक्रीज बाय 40 ml, मतलब पहले कितना था 40, बाद में ये रिएक्शन करने के बाद कितना बन गया था 80 बन गया था, इंक्रीज कर दिया अपन ने। अब उसने कहा अपन से कि 40 ml of oxygen gas then mixed and the mixture is further exploded। तो अपन ने 40 ml ऑक्सीजन ऐड किया और ये मिक्सचर फर्दर एक्सप्लोड किया, तो अपन को पता है ये तो इनर्ट गैस होता है, ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो ऐसे अपन कहेंगे चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं, द वॉल्यूम इज द गैसेस रिमेंड इज 30 ml, तो 30 ml में क्या होगा, ये तो लिक्विड है। चलो इसमें देखते हैं, जितना वॉल्यूम इसका होगा इसका डबल वॉल्यूम यूज होगा, मतलब अगर ये 40 है तो इसको कितना होना चाहिए 80 यूज होना चाहिए। 2/80 थोड़ी हो सकता है, तो क्या 20x कुछ है ही नहीं क्या, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। भाई अगर इसका 40 ml रिएक्ट करवाना है तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, इसके टोटल 40 से इसका 80 ml, तो क्या 20y को 80 ml ले ले, तो नहीं ले सकते। अब अपन को ये लिख रहा है, कोई लिख रहा है सर वो 80 ml गिवन नहीं है ना, गिवन तो है, वो कह रहा ना इसको एक्सप्लोड कर, टोटल वॉल्यूम जो बनेगा ना N2 और H2 का, उसमें 40 ml बढ़ जाएगा, जितना इनिशियल था उसमें उतना और बढ़ जाएगा, तो अगर 40 में 40 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया, समझा, चलो अच्छा ठीक है। अब ये वाला पार्ट समझ में आया ना अपन ने, भाई इसका तो नंबर गिवन है ना अपन को, इसका 40 ml है तो इसका हाफ मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका 40 ml इसके 80 ml से रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब 20y को 80 थोड़ी लिख सकता हूं, फिर क्या 20x कुछ है ही नहीं क्या, तो अपन कहेंगे एलिमिनेशन, ठीक है भाई, तो इसको 0 कर लो, इसको कितना लिख लो 40 माइनस 40 तो था मेरे पास, रिएक्ट कितना करेगा 20y/2 रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना भाई, इतना ही बचा, माइनस कर दिया अपन ने। भाई इसका अगर 20y रिएक्ट करेगा तो इसका 20y/2 रिएक्ट करेगा, कर गया तो बच गया इतना। तो एक्सप्लोजन के बाद ये तो 0 हो गया, ये कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड होगा, तो जो रिमेनिंग गैसेस हैं वो क्या बचेंगे, कितना बच रहे थे 30 ml, मतलब मुझे ये रिमेनिंग गैसेस, भाई आपने कहा था कि इसको एक्सप्लोड करो तो ये दोनों बनेंगे, और इसी मिक्सचर में ऑक्सीजन डाल दो तो ये तो इनर्ट होता है, ये रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, तो ये लिमिटिंग एजेंट है, जो ऑक्सीजन आपने 40 डाला था उसमें से इतना बच गया, तो जो उस वेसल में टोटल गैसेस हैं वो कितने बचेंगे, दिस प्लस दिस इज द टोटल गैस लेफ्ट इन द वेसल। मेरे पास 2 इक्वेशन बन गए, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये लो एक्स और वाई कैलकुलेट कर लो, एक्स का वैल्यू 1 आएगा, वाई का वैल्यू 3 आएगा, अमोनिया है तो यही आएगा और क्या, 1:3 का रेशियो आ रहा, अपने आप कर लेंगे अपन। दूसरा क्या पूछा था आपने, F5 भी पूछा है, देखते हैं ना F5 में क्या, F5 भाई F5 वाला तो अपन ने पहले बताया था ना, पहले भी ये किसी ने पूछा था मुझसे, प्रीवियस क्लास में ही बताया था मैंने, F5 किसी ने पूछा था मुझसे,
चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि a mixture of formic acid and oxalic acid is heated with concentrated H2SO4. formic acid and oxalic acid. Concentrated H2SO4 है तो वाटर तो हटाना पड़ेगा, इससे ये बनेंगे और इससे ये बनेंगे। ये बनेंगे, वो गिवन भी है एंड में। The gases produced are collected on treatment with the gases produced are collected. ठीक है भाई, ये तो लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको AML ले लेते हैं, इसको BML ले लेते हैं। तो ये AML हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये तो लिक्विड है, ये BML हो जाएगा, ये भी BML हो जाएगा। So the total volume of gases, total volume of gases will be equal to A plus 2B. ये बन गया अपने पास total volume of gases। अब क्या करें? तो वो कह रहा the gases produced are collected and on treatment with KOH the volume decreases by 1/6। भाई देखो KOH is a base और ये एसिडिक गैस है, ये न्यूट्रल गैस है, तो सिर्फ एसिडिक गैस ही KOH से एब्सॉर्ब होगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 is equal to 1/6 time of total volume. So the volume of on treatment with KOH solution, the volume of gases decreases by 1/6. Calculate the molar ratio of two acids in the normal mixture. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है B, मतलब B will be equal to 1/6 into A plus 2B। मुझे A और B का रेशियो बताना है, बता देना। पार्ट 2, कोई डाउट है तो बताओ। पार्ट 2 का C1, फिर E569 इसका C1 पूछा है, पार्ट 2 का C1। तब तो बहुत सारा आ रहा है। C1 भी पूछा है, E569 और F भी पूछा है, दैट इज 368। ठीक है, पहले C1 कर लेता हूं। भाई ये 2 बल्ब डालना तो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, तो लोग हर बार पूछने लगते हैं मुझसे। मैं हर बार बोलता हूँ ये तो बड़ा इजी है, और हर बार पता नहीं कैसे सॉल्व हो जाता है अपना क्वेश्चन। चलो देखते हैं। 2 gas bulb A and B are connected with a small, very small tube। ठीक है भाई, 2 ऐसे बल्ब है, इनको एक स्मॉल ट्यूब से अपन ने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, एक ये है और एक बी है। ठीक है, क्या करना है आगे देखते हैं। A has a volume of 100 ml, ये 100 ml है, ये भी है, और VB कितना है भाई 100 ml and containing a gas, B is empty, ये empty है, कुछ ऐसा गिवन नहीं है। On opening the stopcock, the pressure falls to 40%। oh my, भाई इसको ओपन करूंगा तो प्रेशर जो है 40% कम हो गया। The volume of the B is, तो आ गया ना, P1 V1 is equal to PV VB, P2 V2 कर देते हैं। पहले प्रेशर कितना P लिया आपने, वॉल्यूम आपने 100 ले रखा है, प्रेशर आपको बताना है, प्रेशर 40% हो गया, तो P था फेल डाउन टू 40%, मतलब 60% कम हो गया, तो 0.6 P हो गया, और V2 अपन को बताना है, तो V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 विल बी द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि ओपन होने के बाद अपने पास टोटल वॉल्यूम आएगा, उसमें से 100 माइनस करके बता देना, आंसर आ गया। चल देखते हैं। सो 100 P विल बी इक्वल टू P कॉमन ले लेते हैं, इनटू 0.4 हो गया, इज इक्वल इनटू V2 आ गया अपने पास, तो P तो कैंसिल हो गया,
तो अपने पास आया 1000/4, मतलब V2 इज इक्वल टू 250, 100 ये है तो वो 150 रहा होगा, आंसर होगा। जब आप ओपन करोगे तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो टोटल वॉल्यूम का कैलकुलेशन होगा ना, वी गॉट दैट। C1 के बाद E5 E6 भी है, चलो भाई E5 E6 पे चलते हैं। E5 एंड E6 ठीक है, अपने पास ये तो F है, E5 E6 E5 चाहिए मुझे, ठीक है मिल गया E5। द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हम तो काइनेटिक एनर्जी अपन ने पता था, जूल्स में बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT होता है ना। कितना बताना है अपन को, 8 ग्राम ऑफ मीथेन ना, काइनेटिक एनर्जी चाहिए अपन को जूल्स में ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन, तो अपन कैलकुलेट करते हैं, तो जूल्स पर मॉलिक्यूल बताना है अपन को, ये तो डिवाइड बाय एन कर देते हैं, तो लिखते हैं ना 3/2 इंटू R हो गया 8, R बाय एन इज 1 पॉइंट कितना होता है, दैट इज कितना ग्राम गिवन है अपन को, 8 ग्राम। मीथेन कितना होता है 16 ग्राम, मतलब हाफ मोल गिवन है अपन को, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 से NRT लिख लेता हूँ 8 ग्राम के लिए, तो हाफ मोल हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है। तो इसको अपन लिखते हैं 1.38, नहीं फिर ये तो पर मोल ही था, ये डिवाइड कर रहे हैं मतलब मोल्स को ही तो डिवाइड कर रहे हैं, पर मॉलिक्यूल ही तो ले रहे हैं पर Na से डिवाइड करके, ठीक है। तो 1.38 इंटू 10 की पावर कितना आता है -23 ना, इंटू ये 1/2 के मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा मल्टीप्लाई बाय 300, देखो कितना आया अपने पास, कितना आएगा 9 इंटू 1.38 और ये 2, 9/2, देखना कितना आया, कैलकुलेट कर लो कितना आया, वो आंसर है अपना। पर मॉलिक्यूल ही तो कैलकुलेट किया अपन ने, उसने लिखा ना जूल्स पर मॉलिक्यूल, तो आर का वैल्यू अपन ने जूल्स में लिया ना, ये आर का वैल्यू जूल्स पर मोल पर केल्विन, तो केल्विन तो कैंसिल होने वाला है, यूनिट बताया था ना मैंने 3/2 इंटू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, है ना, मल्टीप्लाई बाय 300 केल्विन आ रहा है, ये कैंसिल हुआ, और पर मोल के लिए अपन ने Na लिख लिया 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये मोल्स खत्म हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, पर मॉलिक्यूल हो गया, you got the answer। E6 according to kinetic theory of gases for a diatomic molecule, मतलब A2 type molecule या O2 लिख लो आप, एक ही बात है, the pressure exerted by the gas is proportional to the mean square velocity of the molecule। pressure exerted by the gas is mean square velocity of the molecule, ऐसा थोड़ी होता है। the pressure exerted by the gas is proportional to the RMS velocity, RMS velocity तो pressure और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है। The RMS velocity of the molecule is inversely proportional to temperature. No, it is directly proportional to temperature. The mean translational kinetic energy, that is this, of the molecule is proportional to absolute temperature. That's correct. Translational kinetic energy is directly proportional to temperature. That's correct. D वाला तो correct था ही। ये क्या लिखा भैया, D5E4, D5E4 दो बार बोला, D5E4। सर आंसर में ऑप्शन बी दिया है, किसने? E5। आंसर कितना आ रहा है अपना, अपना आंसर कितना आ रहा है, ये अभी भी लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है। 1.5 इंटू ये 300 है तो 20 हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.38 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 21 हो जाएगा, -21, तो 1.5 इंटू और डिवाइड बाय 2 कर दिया ना अपन ने, डिवाइड बाय 2 किया अपन ने, तो ये अपने पास कितना है
1.5 into 3 4.5 4.5 into 1.38 that will be around 6.1 ठीक तो है? क्या प्रॉब्लम है इतना ही तो आ रहा है 6.21 The pressure exerted by the gas is proportional to the RMS velocity of the gas. प्रेशर आरएमएस वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता आरएमएस वेलोसिटी तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है E6 का आंसर बी दिया हुआ है लिखा है E6 का आंसर बी नहीं हो सकता दैट्स रॉन्ग मैंने आपको खुद सेंटेंस लिखवाया है आरएमएस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कौन सा क्वेश्चन था वो E6 ना मैं इधर लिख देता हूँ मैंने क्लास के बाद एक बार चेक भी कर लूंगा कि ऐसा क्यों लिखा होगा अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर पता चल जाएगा उनने क्या नहीं सोचा E6 हो गया E9 की बात करता है E9 में which of the following expression is correctly represent the relation between the average kinetic energy of CO and N2 by kinetic energy does not depend on the molecular masses it depends on the है ना it depends on the temperature so that will be equal ये क्या बोल रहा है पीयूष आंसर डी ही दिया है वो कह रहे बी दिया हुआ है E6 का आंसर वो कह रहा डी दिया हुआ है चल जाने दे कोई बात नहीं पता मुझे लग रहा है वो E4 पूछना चाहती थी D5 और E4 देखते हैं ना अपन क्या है E4 में अपन को गिवन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n molecules of O2 is x at minus 123 another gas O2 at 27 degrees centigrade has kinetic energy 2x the latter molecule contains how many molecules भाई kinetic energy तो the kinetic energy of O2 is x at minus 1 kinetic energy is equal to होता है 3/2 RT n molecules के लिए है ना और अपन ऐसे लिख लेते हैं Na ना kT और मल्टीप्लाई बाय n कर लेंगे ये kT है 1 मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना अपन को नहीं मल्टीप्लाई बाय n तो कह रहा है O2 के लिए -123 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये x है ठीक है काइनेटिक एनर्जी x गिवन है और ये टेम्परेचर अपन को गिवन है कितना ये टेम्परेचर अपन को गिवन है कितना है -123 सो -123 में ना ऐड कर लेना 273 देख लेना कितना टेम्परेचर आया वो लिख लेना अंदर अब वो कह रहा है कि भाई another sample of O2 has 2x kinetic energy but temperature is 27 तो मुझे लग रहा है कितना आएगा 100 माइनस करेंगे 150 आ रहा है ठीक है और इसमें 2n दे रखा है इक्वली तो आ रहा है क्या प्रॉब्लम है मतलब अपन को कैलकुलेट करना है मतलब इक्वली तो है n मॉलिक्यूल्स के लिए तो अपन को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितना होगा तो करो ना कैलकुलेट टी इसमें कितना गिवन है 300 गिवन है चलो इक्वेट करते हैं x के वैल्यू को इक्वेट करते हैं और बता देते हैं x की जगह को सब्स्टिट्यूट करके और आंसर बता देते हैं हो गया पता नहीं यही पूछा था या कुछ और बता दिया मैंने राइट चल आज यहीं रुक जाते हैं अपन 33 हो गया आज इतना ही पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे ये डाउट्स आप सॉल्व करके रखना अपन नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे सैटरडे को शायद अपना क्लास होता है हम सैटरडे को सॉल्व करेंगे सैटरडे को क्लास सुबह हो सकता है क्या तुम्हारा क्यों सर टेस्ट सैटरडे को क्लास स्कूल में अच्छा कि कहाँ पर स्कूल में सर हाँ नहीं हो सकता मतलब चलो ठीक है इवनिंग में रखते हैं ओके थैंक यू नेक्स्ट टाइम डाउट डिस्कशन है